दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। मैं हूं भरत कुमार और आज हम देख रहे हैं यूनानी विचारक अरस्तु के बारे में। ये थर्ड पार्ट है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना प्रयत्न है वो जारी रखना है। तो इसी प्रयत्न के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और आपके इस प्रयत्न में, आपकी सफलता में आपका सहयोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अपना टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो देखें कि शासन प्रणाली का वर्गीकरण, यानी अरस्तु। हम इससे पहले वाला जो टॉपिक देखा था उसमें हम अरस्तु के 2 पार्ट देख चुके हैं। आज तीसरे पार्ट में हम अरस्तु का एंडिंग पॉइंट देखेंगे और इसमें हम समझेंगे कि अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया, यानी अरस्तु ने शासन का वर्गीकरण किया कि किस किस तरह की शासन प्रणाली है वो राज्य में हो सकती है। यानी राज्य में अलग अलग शासन आपने देखा होगा, कहीं पे राजतंत्रात्मक है, कहीं पे कुलीन तंत्र है, राजतंत्र या लोकतंत्र। तो अलग अलग वर्गीकरण है वो अरस्तु के द्वारा किया गया। तो हम यहाँ पे यही देखेंगे अरस्तु के अनुसार राज्य में शासन का वर्गीकरण। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अरस्तु ने इसके 2 रूप बताए। कितने रूप बताए? 2 रूप बताए। और 2 रूप में पहला है शासन प्रणाली का शुद्ध रूप। शुद्ध रूप यानी शासन करने की जो प्रणाली है उसमें भी अलग अलग, यानी 2 रूप बताए। तो पहला है शुद्ध रूप, यानी अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली के शुद्ध रूप कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया राजतंत्र। क्या हो गया? राजतंत्र। अब राजतंत्र तो आप समझते हैं, एक व्यक्ति का शासन होता है लेकिन वह लोगों के हित के लिए कार्य करता है। क्या करता है? लोगों के लिए, हित के लिए कार्य करता है, वो राजतंत्र हो गया। ठीक है, जैसे राजाओं का शासन। एक राजा है जो शासन करता है अपने देश के, अपनी प्रजा के लिए। दूसरा हम यहाँ बात करें कुलीन तंत्र। दूसरा क्या है? कुलीन तंत्र। ये भी राज्य में शासन प्रणाली के तौर पे शुद्ध रूप में माना है अरस्तु ने। इसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों का शासन, मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में से 10 लोग हैं वो उस राज्य की शासन व्यवस्था बागडोर संभालते हैं। तो अरस्तु ने कुलीन तंत्र को एक शुद्ध शासन प्रणाली के अंतर्गत माना है। अब हम बात करें संवैधानिक शासन प्रणाली, यानी शुद्ध रूप शासन प्रणाली का जो तीसरा है यहाँ पे रूप का जो प्रकार है संवैधानिक शासन प्रणाली। तो इसके अंतर्गत बहुमत का शासन होता है, यानी जैसे मान लेते हैं कि जो 100 लोग हैं तो उन सभी का मत या उसमें से आधे से अधिक, जैसे मान ले 100 है तो 100 का बहुमत क्या होगा? 51। तो इस तरह से बहुमत का शासन जिसमें सभी लोगों की लगभग भागीदारी वहाँ पे हो जाती है। तो इस तरह के शासन व्यवस्था को अरस्तु ने, यानी संवैधानिक शासन प्रणाली को अरस्तु ने शासन प्रणाली का शुद्ध रूप माना है। दूसरा हम देखें यहाँ पे तो शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप। अरस्तु ने, ये प्रश्न यही तो आता है, यही तो आपको समझना है कि अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप कौन सा नहीं है या है। तो अब देखें यहाँ पे पहला यहाँ पे निरंकुश शासन। निरंकुश का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा ही शासन होता है लेकिन वह अपनी मनमानी करता है। क्या करता है? मनमानी करता है। जिस तरह से एक भ्रष्ट और कह सकते तानाशाह जो राजा होता है वो किस तरह से राज्य की व्यवस्थाओं में बिल्कुल बिना ध्यान दिए राज करता है, यानी लोगों का शोषण करता है। तो ये होता है निरंकुश तंत्र। फिर दूसरा है गुट तंत्र। ये भ्रष्ट रूप के अंतर्गत माने गए। तो गुट यानी धनिक तंत्र, कुछ धनवान लोगों के द्वारा पूरी देश की बागडोर संभालना, ठीक है, या कुछ गुटबाजी के द्वारा देश की व्यवस्था को, शासन को चलाना। इसमें गुटबाजी के द्वारा वे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और जनता भाड़ में जाए ऐसा वो मान के चलते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था को अरस्तु ने भ्रष्ट रूप माना है अकॉर्डिंग टू अरस्तु। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको समझना है, ये प्रश्न आता है कि अरस्तु के अनुसार शासन का अशुद्ध रूप कौन सा है, ठीक है ना, और कौन सा नहीं है। तो लोग लोकतंत्र को शुद्ध रूप मानते हैं, जबकि अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का भ्रष्ट रूप माना है। क्या माना है? भ्रष्ट रूप माना है। तो ये आप ध्यान रखें इस चीज को। भ्रष्ट रूप के अरस्तु ने लोकतंत्र को भ्रष्ट रूप माना है, यानी ये भीड़ तंत्र की तरह है। अरस्तु ने इसको भीड़ तंत्र की संख्या दी है। तो आई होप ये वाला आपको क्लियरली अच्छी सी दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला अपना, अरस्तु के अनुसार न्याय के संदर्भ में, यानी अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या विचार दिए। अरस्तु ने न्याय के बारे में अपने क्या विचार दिए वो हमें यहाँ पे देखना है। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग न्याय के 2 रूप बताए। कितने रूप बताए? अरस्तु के अनुसार न्याय के 2 रूप बताए। अब ये 2 रूप में आपको ध्यान रखना है, इसी के द्वारा अरस्तु का न्याय के संदर्भ में जो विचार जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो न्याय अरस्तु के 2 जो रूप बताए हैं, पहला है वितरणात्मक न्याय। पहला क्या है, यानी अब वापिस दोहरा रहा हूँ, अरस्तु के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं। अब 2 रूप में है, पहला है वितरणात्मक न्याय, ठीक है ना, पहला कौन सा है? वितरणात्मक न्याय। और दूसरा कौन सा है? सुधारात्मक न्याय। अब वितरणात्मक न्याय है क्या,
यही तो आपको समझना है। एक छोटी सी डेफिनेशन में, छोटी सी अर्थ में आप समझ लीजिए, ताकि आप जब भी अगर इसको विस्तार से समझना चाहें तो एक चीज थिंक आपके दिमाग में है तो वो टॉपिक क्लियर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए वेतनात्मक न्याय। तो वेतनात्मक न्याय का मतलब ये होता है कि राज्य में व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति की योग्यता के द्वारा व्यक्ति जो हासिल करता है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग उससे सुविधा मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग उसे सुविधा मिलती है। मतलब इसको यहाँ पे समझना है कि योगदान के अनुरूप शक्ति व संरक्षण का वितरण। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, टैलेंटेड है, सैनिक है या देश की शासन व्यवस्था चला सकता है, तो उसको उसके लिए पूरी सुविधा दी जाएगी। यानी उस व्यक्ति में कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, योग्यता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे राज्य के द्वारा पूरी तरह से शक्ति और संरक्षण की सुविधा मिलेगी। यानी उसको ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा वितरण किया जाएगा अपनी सुविधाओं को। यानी जो व्यक्ति राज्य में जितना योगदान देगा, जितनी उसकी योग्यता है, कैपेबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग उसे शक्ति संरक्षण मिलता है। यानी योग्यशाली को ज़्यादा फायदा मिलेगा। यह अरस्तु की न्याय व्यवस्था कहती है। तो दूसरे रूप में क्या है? दूसरे रूप में आपको सिंपल सा समझना है कि पहले के अंतर्गत जो व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है ना, योग्यता के अनुरूप जिसको सुविधा मिल रही है, अब उन्हीं सुविधाओं की, उन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य कुछ व्यवस्था करेगा। उसी व्यवस्था को हम सुधारात्मक न्याय कहते हैं। समझे? थोड़ा थोड़ा समझे। ओके, वापस देखिए। जैसे आप ये तो समझ गए हैं वितरणात्मक न्याय क्या है, यानी जो व्यक्ति जितना योग्य है उसको ज्यादा उस राज्य में भागीदारी मिलेगी, सुविधा और अधिकार मिलेंगे। तो उन जिन व्यक्तियों को ये अधिकार और शक्ति मिली है, उन व्यक्तियों के लिए राज्य के द्वारा उसकी सुरक्षा, सेफ्टी के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी। यानी उन व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है वही सुधारात्मक न्याय। यानी सुधारात्मक न्याय के द्वारा वितरणात्मक न्याय के अधिकारों की, या वितरणात्मक न्याय जिसको प्राप्त है उनकी रक्षा की जाती है, उनकी व्यवस्था, इनका सुधार किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये वाला क्लियरली समझे होंगे। अगर कुछ डाउट रह जाता है या नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और मैं आपका हर एक कमेंट है वो वैल्यूबल मानता हूं और उसका रिप्लाई भी जरूर देता हूं। तो आई थिंक आप इस चीज को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसलिए समानता यहाँ पे ये कहा है कि व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान होता है उसे उसी अनुपात में पुरस्कार मिलता है। तो यही जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है, बताई गई है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है वो ध्यान रखें, मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, जिन्हें यूनानी भाषा में यूडेमोनिया कहा गया है। ये ध्यान रखें आप इस चीज को। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है, यूनानी युग में सभी लोग साथ में बैठते थे। क्या करते थे? साथ में बैठते थे, जिसे एक्लेसिया कहा जाता था, और यह विधायिका की भांति कार्य करती थी। तो आई होप आपको मेरे द्वारा ये जो डिलीवर की गया टॉपिक है वो समझ आएगा। मैं यही आशा करता हूँ कि इस संबंध में आपका जो भी क्वेरी है वो आपको इस वीडियो के द्वारा समाधान हो जाए। अब आप इससे संबंधित कुछ टॉपिक या कुछ इशू है, कुछ क्वेश्चन क्वेरी पूछना चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बेहतर इफेक्ट और बेहतर नॉलेज के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।